नमस्कार, मैं स्मिता श्रीवास्तव, सचिव साहित्य न्याय। सामाजिक जागरूकता में साहित्यिक सरोकार विचार गोष्ठी भाग 2 में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहते हैं साहित्य समाज का दर्पण होता है। तो क्या साहित्य समाज के घटनाओं का प्रतिफल मात्र है? क्या साहित्य में समाज को दिशा देने की शक्ति निहित नहीं है? साहित्य का क्या कार्य और क्या उद्देश्य होना चाहिए? वो कितना सफल है, कितना सजग है, वर्तमान में उसका क्या स्वरूप है और क्या होना चाहिए? ऐसे कुछ सवाल एक संवेदनशील व्यक्ति के मस्तिष्क में, एक जो सोचने की शक्ति रखता है, ऐसे मस्तिष्क में अनवरत चलता ही रहता है। ऐसे कुछ सवालों, ऐसे कुछ विचारों के निदान हेतु आज इस विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया है। हमारे साथ उपस्थित हैं प्रोफेसर अनिल कुमार निगम जी। आप IIMT कॉलेज समूह के पत्रकारिता एवं जनसंचार संकाय में डीन और IIMT न्यूज पोर्टल एवं चैनल के संपादक के पद पर कार्यरत हैं। प्रोफेसर निगम वरिष्ठ स्वतंत्र पत्रकार भी हैं। हिंदी पत्रकारिता में 22 वर्षों का अनुभव प्राप्त है। हलचल पत्रिका में एसोसिएट एडिटर, दैनिक जागरण में इनपुट एडिटर, ब्यूरो चीफ और संस्करण प्रभारी के पद पर कार्यरत रह चुके हैं। इसके अलावा अमर उजाला में 4 वर्षों का संवाददाता के पद पर कार्य किया है आपने। IIMT के पूर्व आपने IIMS कॉलेज गाजियाबाद की पत्रकारिता एवं जनसंचार संकाय में 2 वर्ष तक एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पर अध्यापन कार्य भी किया है। इसके पूर्व आपने सक्रिय पत्रकारिता के साथ विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों में अतिथि प्रवक्ता के तौर पर लगभग 12 वर्षों तक अध्यापन कार्य भी किया है। प्रोफेसर निगम की 2 पुस्तकें भी प्रकाशित हैं। इसके अलावा आपके विभिन्न रिसर्च जर्नल में अनेक शोध लेख और विभिन्न समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में 600 से अधिक लेख प्रकाशित हो चुके हैं। आपको पत्रकार गौरव सम्मान और डॉक्टर्स अचीवर अवार्ड जैसे कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। आपका बहुत-बहुत स्वागत है डॉक्टर निगम। मीडिया का रोल तो कभी नकार सकते ही नहीं है। तो ऐसी ही बहुत सारी बातों पे मुझे उम्मीद है कि डॉक्टर अनिल कुमार निगम जी से हमें बहुत कुछ जानने को मिलेगा। इतना लंबा एक्सपीरियंस है उनका इस क्षेत्र में। तो बस आपका बहुत-बहुत स्वागत है। हम आपकी बातों से कुछ हमें भी सीखने को मौका मिले। जी अनिल जी, बहुत-बहुत धन्यवाद स्मिता जी। साहित्य उन्नयन स्वागत है द्वारा आयोजित इस विचार गोष्ठी में सबसे पहले मैं वर्चुअल माध्यम से आयोजित इस विचार गोष्ठी में स्मिता जी जो सचिव हैं इस संस्था की, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं। और इस गोष्ठी में उपस्थित डॉक्टर नीरजा शर्मा जी, डॉक्टर उर्विजा जी, डॉक्टर प्रियंका सिंह जी, 2 वक्ताओं को मैंने सुना है। और साहित्य तो ऐसा विषय है कि आप लोगों के बीच में आके मैं अपने आप को एक तरीके से कहना चाहिए कि थोड़ा सा बौना भी महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि साहित्य निसंदेह जो है, जो पत्रकारिता है वो साहित्य की ही एक विधा है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मुझे लगता है कि जो साहित्य में गहराई है उसका अपना एक पक्ष है और जो पत्रकारिता में गहराई है उसका दूसरा पक्ष है। फिर भी मैं बहुत अच्छे सुंदर विचार आप लोगों के सुनने के बाद मैं जो है पत्रकारिता के संदर्भ में और जो आपका विषय है, खास तौर से जो पत्रकारिता का जो सरोकार है समाज के साथ, उस पर जरूर बात करना चाहूंगा। साहित्य को समाज का दर्पण कहा जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। और साहित्य ही वो लोक मंगल धारा है जिससे समाज के इतिहास का पता भी चलता है और उससे विकास तथा प्रगति की धारा बनती है। अन्यथा दिशाहीन और अस्पष्ट साहित्य मानव को यथार्थ से बहुत दूर ले जाता है। सोचा समझा जाए तो पत्रकारिता की विधा को भी साहित्य के अंतर्गत माना जाता है, जैसा कि मैंने पहले भी आपसे कहा। बहुत से चिंतकों विचारकों ने पत्रकारिता की तात्कालिक साहित्य की संज्ञा भी दी है,
विचार किया जाए तो समय समय पर विभिन्न साहित्यकारों ने पत्रकारिता में अपना योगदान और पत्रकारों का मार्गदर्शन भी किया है। मैं थोड़ा सा आपको इसके लिए आजादी के पहले भी थोड़ा सा वो संदर्भ देना चाहूंगा, आपको ले चलना चाहूंगा। और इसी संदर्भ में मैं ये बात भी कहना चाहूंगा कि जो पत्रकारिता भी है वो भी साहित्य, वो भी आज जो है समाज का एक दर्पण है। जो समाज में घटित होता है घटनाओं के रूप में, वो साहित्य में तो स्थान पाता ही पाता है, लेकिन वो पत्रकारिता में भी, मीडिया जगत में भी उसको कहीं ना कहीं उसका प्रतिबिंब आपको देखने को मिलता है, लिखने पढ़ने के दौरान और भी विभिन्न चीजों में आपको ये देखने को मिलता है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि यदि साहित्य और पत्रकारिता के दर्पण पर धूल जम जाए, यदि उसमें कहीं ना कहीं कुछ इस तरीके की धुंध आ जाए, तो इससे सबसे बड़ा नुकसान इन दोनों विधाओं का होता है। तो कहीं ना कहीं हमें अब ये देखना होगा इस परिप्रेक्ष्य में कि जो मीडिया है वो बेसिकली मीडिया है क्या, मीडिया का स्थान क्या है हमारे देश में, और मीडिया ने किस तरीके से विभिन्न चरणों में काम किया, और मीडिया से लोगों की अपेक्षाएं क्या हैं। इन सभी बिंदुओं पर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगा। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि मीडिया जो है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत हमारे सभी देश के नागरिकों को, सारी खाली मीडिया की बात नहीं है, देश के सभी नागरिकों को जो है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार प्राप्त है। इसी के तहत हमारे देश में जो मीडिया के विभिन्न माध्यम हैं, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और डिजिटल मीडिया, सब इसी के तहत जो है या तो वो अपना प्रकाशन करते हैं समाचार पत्रों का, या ब्रॉडकास्ट करते हैं, टेलीकास्ट करते हैं, या डिजिटल मीडिया के माध्यम से अपनी बात को जो है लोगों तक पहुंचाते हैं। हम सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं कि जो मीडिया है, मीडिया और साहित्य की दोनों की बहुत अहम भूमिका रही हमारे देश को स्वतंत्रता दिलाने में, आजादी दिलाने में। हम थोड़ा सा यदि पीछे जाएंगे तो हम देखते हैं, हम बात करें बाबू विश्वनाथ पराडकर की बात करें, राजा राम मोहन राय की बात करें, पंडित जुगल किशोर शर्मा की बात करें जिन्होंने हिंदी का पहला समाचार पत्र निकाला था, बाल गंगाधर तिलक की बात करें, या महात्मा गांधी जी की बात करें, ऐसे ये पत्रकार रहे जो हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी भी थे। इसको बताने का मेरा मकसद क्या है? मेरा मकसद यह है कि पहले पत्रकारिता में ऐसे लोग आजादी के पहले काम करते थे जो खुद भी स्वतंत्रता सेनानी थे, और उनके समक्ष एक बहुत बड़ा लक्ष्य था, और वो था देश को आजाद कराना, देश की आजादी। कहने का मतलब कि पत्रकारिता के समक्ष एक मिशन था, और पत्रकारिता उस दौरान पूरी तरीके से मिशनरी थी। और यही कारण है कि आप देखते हैं कि उस दौरान जब पत्रकारिता होती थी तो वहां पर पैसा, वहां पर रेवेन्यू, वहां पर विज्ञापन आड़े नहीं आता था। वहां सिर्फ एक ही काम था, वो था सेवा। और सेवा क्या थी कि हमें, हमारे समक्ष एक लक्ष्य था कि देश को आजादी दिलानी है, उसके लिए काम करना है, और इसलिए ना तो तनख्वाह महत्वपूर्ण है, ना उस समाचार पत्र के माध्यम से आने वाला राजस्व महत्वपूर्ण है। लेकिन जब ये मिशन पूरा हो गया तो पत्रकारिता, जैसा कि निरंतर अपने कहते हैं कि परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है, तो पत्रकारिता में भी वो बदलाव आया। तो आजादी के बाद पत्रकारिता धीरे धीरे जो है उद्योग की ओर अग्रसर हुई। पहले तो विकास एक बहुत जो है हमारे देश के समक्ष एक बहुत बड़ी चुनौती थी, जिसमें पत्रकारिता ने अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन जब पत्रकारिता संस्थानों में, मीडिया घरानों में धीरे धीरे उद्योगपतियों का कब्जा हो गया, तो पत्रकारिता जो एक मिशन उसके समक्ष था, वो मिशन से कहीं ना कहीं उद्योग और प्रोफेशन में बदलने लगी। काम करने वालों के लिए रोजगार का माध्यम बन गया, और इसको चलाने वालों के लिए ये एक इंडस्ट्री बन गई। लेकिन इंडस्ट्री भी कैसी? इंडस्ट्री कोई साबुन तेल वाली इंडस्ट्री नहीं थी। ये ऐसी इंडस्ट्री जिसके माध्यम से कंटेंट को बेचा जाना था।
कंटेंट को लोगों तक पहुंचाया जाना था। तो ऐसी स्थिति में लोगों को यदि इंडस्ट्री चलानी है, लोगों की जरूरतें हैं जो इसमें रोजगार कर रहे हैं, जो उसके पत्रकार कर्मचारी हैं जिनको उसमें रोजगार चाहिए, ऐसे लोगों ने जब यहाँ काम करना शुरू किया तो उनकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए निसंदेह उनको जो है तनख्वाहें भी चाहिए थी। तो इन सब चीजों के साथ साथ कहीं ना कहीं बाजार आया, और बाजार आने के बाद जो है आपने देखा कि कहीं ना कहीं ये सारे चेंजेस हमें देखने को मिले कि अखबार के स्वरूप में बदलाव आया, पत्रिका के स्वरूप में बदलाव आया, और फिर जब रेडियो और टेलीविजन आता है तो उस दौरान भी बदलाव शुरू होता है। और उस बदलाव के बाद जो है हम देखते हैं कि पत्रकारिता जो है एक अलग स्वरूप में हमें दिखना शुरू होती है समाज में। लेकिन वहां काम करने वाले जो पत्रकार हैं, ये जरूर है कि मतलब बाजारवाद आया, जो समाचार पत्र हैं, चैनल्स हैं, उनको कहीं ना कहीं अपने राजस्व की चिंता थी कि देखिए यदि राजस्व आएगा नहीं तो संस्थान चलेगा नहीं। तो वो कहीं ना कहीं जो चीजें आई, जो विज्ञापन आया, जो राजस्व आया, उसका दबाव कहीं ना कहीं पत्रकारिता के राय में आया, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं पत्रकारिता भी, देखिए चूंकि पत्रकारिता क्या है, पत्रकारिता भी समाज का एक अंग है। तो जब समाज में कोई बुराई आती है, समाज में चाहे वो बाजारवाद हो, उपभोक्तावाद हो, भ्रष्टाचार हो, है ना, या अपराध हो, जब वो बुराई समाज में आती है तो वो भी समाज का अंग है, उससे अछूता नहीं रह सकता। तो वो कुछ बुराइयां, जैसा कि अभी हमारे पूर्व के वक्ता ने कहा, उर्विजा जी ने कहा कि दुर्भाग्य से जो पत्रकारिता से अपेक्षा है, जो पत्रकारिता को अपनी समाज में भूमिका निभानी चाहिए, वो कई बार एक्सपेक्टेशन, कई बार वो अपेक्षा में खरा नहीं उतरता है। तो उन्हीं कारणों पर मैं बात कर रहा हूं कि ये जो उपभोक्तावाद ने कहीं ना कहीं लोगों का पथ से विचलन पैदा किया, तो वो विचलन उसकी वजह से कहीं ना कहीं आया। लेकिन फिर भी हम अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे पास सूचनाओं का माध्यम क्या है, मीडिया है। सूचना यदि ठीक है तो बहुत अच्छी बात है, सूचना यदि फेक है तो भी समस्या है। ऐसी स्थिति में उन सूचनाओं को कैसे जो है मतलब कहना चाहिए कि पवित्र रखा जाए, कैसे उनको ट्रू रखा जाए, कैसे फैक्ट्स एंड फिगर्स को जो है मतलब कहना चाहिए कि सत्यता की कसौटी पे कसा जाए, ये बहुत बड़ी चुनौती होती है। तो देखिए, जब हमारे देश में कई चरणों से गुजरी है पत्रकारिता, चाहे आप आपातकाल के दौरान थोड़ा दृष्टिपात करेंगे, वहां पर आप दृष्टि डालेंगे तो आप देखेंगे उस दौरान ने पत्रकारिता ने अपनी भूमिका निभाई। और उस दौरान भी देखिए आप कई बार तो ऐसा हुआ जब वो कुछ नहीं लिख पाए तो उन्होंने अपने एडिटोरियल पेज को ही ब्लैक विरोध स्वरूप छोड़ दिया। और उस दौरान भी मुखर होकर के बाकायदे उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि नहीं, हमारी ये भूमिका है समाज और राष्ट्र निर्माण में, ये कहीं ना कहीं बताने की कोशिश की। और एक जो और बहुत बड़ा मौका मिला वो है कोविड-19 के दौरान, जब हमारे देश में संपूर्ण विश्व में लॉकडाउन हो गया, तो फिर पत्रकारिता को एक बार अपनी भूमिका दिखाने की जो है का मौका मिला। और इस दौरान आपने देखा कि ये पत्रकारिता से जुड़े हुए जितने भी पत्रकार हैं, ये इस चैलेंज के लिए वास्तव में तैयार नहीं थे, क्योंकि इस तरह की भयंकर त्रासदी के लिए पत्रकारों को किसी भी संस्थान में, किसी भी कॉलेज में, किसी भी यूनिवर्सिटी में कवरेज के लिए कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई थी। ये वास्तविकता है। और यही कारण है कि जब अचानक संपूर्ण देश में लॉकडाउन हुआ तो पत्रकारों के समक्ष एक बहुत बड़ी चुनौती पैदा हो गई। और पत्रकारों का काम है कि लोगों के पास जाना, अपने सोर्सेज बनाना और उनके पास जाके खबरों को निकालना। और ये बीमारी कहती कि नहीं, आपको दूरी मेंटेन करनी है, डिस्टेंसिंग रखनी है, आपको लोगों के पास नहीं जाना है, तो अपने को बचाना भी है और सही खबरें भी देनी है अपने पाठक को। ये उसकी जिम्मेदारी है, उसकी जवाबदेही है समाज के प्रति, लोगों के प्रति, राष्ट्र के प्रति, कि सही रिपोर्टिंग की जाए। ऐसी स्थिति में जो सबसे बड़ा चैलेंज था कि खबरें कैसे निकाली जाएं, तो आपने देखा होगा कि टीवी चैनल्स का जो माइक है धीरे धीरे वो लंबा होने लगा। उसको जुगाड़ तंत्र से पहले बड़ा किया गया, वो वास्तव में उसके लिए तैयार नहीं थे। आप देखिएगा उसमें कैसे हैंडल लगाया गया है, कैसे बड़ा किया गया। अब जरूर माइक बड़े होने लगे हैं,
कॉर्डलेस भी हो गए हैं, उनकी जो ग्रैस्पिंग पावर है वो थोड़ा बढ़ी है कि मतलब आप पहले तो तार के माध्यम से ही, हालांकि कॉर्डलेस तो पहले ही हो गया था, तो दूर से भी आप बोलेंगे तो वो कैच कर लेता है आपकी आवाज को, और उन सब चीजों के लिए तैयार किया गया। और एक जो मीडिया का माध्यम है दैट इज सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया। जो डिजिटल मीडिया इस दौरान बहुत सशक्त भी हुआ। डिजिटल मीडिया, देखिए प्रिंट मीडिया में संकट के बादल आए, चूंकि आप लोगों ने सुना होगा कि कहा गया साहब कि ये तो अखबार है, अखबार के माध्यम से भी कोरोना फैल रहा है, इस तरह की बातें आई, और अखबार लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने लेना ही बंद कर दिया, पढ़ना ही बंद कर दिया शुरू में। फिर ये बात कई जगह विज्ञापन के माध्यम से, अदालत के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया कि नहीं भाई, अखबार के माध्यम से कोरोना नहीं फैल रहा है। इस तरीके की कुछ बातें आई थी जिसकी वजह से लोग अखबार से या तो टीवी में शिफ्ट हुए, या उनके माध्यम एक था डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसके माध्यम से उन्हें सूचनाएं मिल रही थी, और वो सूचनाएं अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे लोगों ने बहुत तेजी से सर्कुलेट करना शुरू किया। तो इसके दो चीजें हुई। एक तो सोशल मीडिया इस दौरान स्ट्रांग भी हुआ, उसका जो सकारात्मक पक्ष हमें देखने को मिला, स्ट्रांग इस तरह से हुआ कि बहुत सारी सूचनाएं जो दब सकती थी, आप चाहे वो वीडियो के माध्यम से देखिए, चाहे वो आप जो है फोटोग्राफ के माध्यम से देखिए या रिकॉर्डिंग के माध्यम से देखिए, वो जब सर्कुलेट की गई और पहुंची और वो तहकीकात करनी पड़ी, इवन की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी उसकी तहकीकात कर चीजों को चलाना पड़ा। तो कई बार ये हुआ कि जो फेक न्यूज है उससे न्यूसेंस भी क्रिएट हुआ। ये मैं नहीं कहता कि हर चीज ठीक पहुंची, बहुत सारा न्यूसेंस भी क्रिएट हुआ, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें जो दब सकती थी उन आवाज को उठाने का काम भी सोशल मीडिया ने किया। कि कई ऐसी खबरें हुई, जैसे आप वहां एक ब्लैक पर्सन को जो है अमेरिका में पुलिस द्वारा जो है उत्पीड़न के दौरान जो मृत्यु हो गई थी, आपने देखा वो सोशल मीडिया में ही खबर सर्कुलेट हुई थी, और कितनी तेजी से सर्कुलेट हुई कि वो खाली अमेरिका में नहीं बल्कि विश्व के कई देशों में उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए, नस्लवाद के खिलाफ। वो सोशल मीडिया की सशक्तिकरण का एक बहुत मतलब अहम उदाहरण है। और लेकिन उसका नकारात्मक पक्ष भी है कि बहुत सारी चीजें ऐसी सर्कुलेट की गई जो फेक थी, जिनको बगैर सोचे समझे सर्कुलेट कर दिया गया। कई तरह की अफवाहें फैल गई, चाहे मजदूरों के पलायन को लेकर के हो, या आप कहें कि एक समुदाय विशेष के बारे में कुछ ऐसी अफवाहें फैला दी गई, या सरकार के बारे में कुछ ऐसे लोगों ने अफवाहें फैला दी जिसकी वजह से समाज में बहुत ही अशांति का माहौल पैदा हो गया और अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। तो लेकिन जब कोई चीज आती है, कोई चीज चलती है, तो उसके दोनों पहलू होते हैं। तो लेकिन इस दौरान मीडिया ने कहीं ना कहीं जो है अपनी जो भूमिका है वो बहुत ही बढ़ चढ़ के अपनी जान, आपने ये भी सुना होगा बहुत सारे पत्रकारों की जानें भी चली गई, कोविड से वो इन्फेक्टेड हो गए, चाहे वो धारावी का मामला हो, वहां भी जाके लोगों ने रिपोर्टिंग की, और वहां भी क्योंकि इतना कंजेस्टेड इलाके में जा करके आप इस तरह रिपोर्टिंग करना बहुत आसान नहीं होता। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो मीडिया है, मीडिया ने इस दौरान अपनी भूमिका अच्छी अदा करने की कोशिश की। लेकिन दूसरी बात जो आपने कहा, एक विचार, आज जब हम टीवी चैनल्स खोलते हैं तो मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि समाचार कम और विचार ज्यादा सुनने को मिलता है। तो कई बार बहुत तकलीफ होती है, चैनल्स खोलने का मन नहीं करता, आपको पता है ये चैनल खोलेंगे तो आपको बस ये विरोध का स्वर ही सुनने को मिलेगा, और ये चैनल खोलेंगे तो सिर्फ पक्ष में ही गुणगान करने को आपको सुनने को मिलेगा। ऐसी स्थितियां जो आ रही हैं वो पत्रकारिता के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि पत्रकारिता और साहित्य वास्तव में समाज को जागरूक करने का काम करता है, और वो जागरूकता यदि हमें करनी है तो कहीं ना कहीं तटस्थता को हमें मेंटेन करना होगा, कहीं ना कहीं हमें निष्पक्षता को बरकरार रखना होगा। यदि हम अनबायस्ड नहीं होंगे और हम समाचार के साथ विचार को मिक्स कर देंगे तो उचित नहीं होगा। समाचार के लिए हमारे पास एडिटोरियल है, डिबेट है, उन चीजों में हम करें, लेकिन जब समाचार में ही विचार आप शामिल कर देंगे तो आखिरकार इस देश की जनता को, हम क्या जवाब देंगे। तो पत्रकारिता से बहुत अभी अपेक्षाएं हैं, और खास तौर से हमारा जो यूथ आ रहा है, जो युवा आ रहा है, उसको ये बात जरूर हमें समझानी है। ये कहीं ना कहीं पत्रकारिता के जो लीडर्स हैं, जो पाइनियर्स हैं, जो साहित्य के पाइनियर्स हैं,
उन्हें कहीं ना कहीं ये दिशा उनको दिखानी है और बताना है कि उनका काम क्या है, किस तरीके से एक सजग पत्रकारिता करनी है, जिम्मेदार पत्रकारिता करनी है, ताकि हम समाज में, समाज के निर्माण में, राष्ट्र के निर्माण में एक अहम भूमिका अदा कर सकें। ये बहुत जरूरी है। मीडिया कहीं से भी किसी भी तरह से अछूता नहीं है, तो मीडिया के अगर इतने बड़े ज्ञाता के मुख से अगर साहित्य उन्हें 2 शब्द ना सुने तो कार्यक्रम कुछ अधूरा सा हो जाएगा। तो मैं चाहूंगी कि आप 2 शब्द जरूर कहें साहित्य उन्नयन के लिए। जी स्मिता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो बहुत सुंदर तरीके से मंच का संचालन करने के लिए आपको साधुवाद। आपने इतने सुंदर तरीके से किया, सभी आपके दर्शक जुड़े हुए हैं। और क्योंकि देखिए, कोई भी कार्यक्रम का जो आयोजन है, वो जो मंच जिसके पास होता है, जो संचालित करता है, पूरी गतिविधि को चलाता है, वो यदि इम्पैक्टफुल ना हो, प्रभावी ना हो, तो मुझे लगता है उस कार्यक्रम में जान नहीं आती है। तो आपने जिस तरीके से मंच का संचालन किया, सबसे पहले उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। दूसरी बात यह है कि देखिए, साहित्य उन्नयन संस्था, मैं तो देखिए पहली बार आपसे जुड़ा हूं, पहली बार आपके प्लेटफॉर्म पे आया हूं। जिस तरीके से आपने साहित्य और मीडिया दोनों को जोड़ा और जोड़ करके समाज को और राष्ट्र को देखने का एक नजरिया विकसित किया, निसंदेह बहुत सराहनीय है। और जिस तरीके की, मैं जब आपने मुझे अपने पेज का लिंक भेजा तो मैं आपके पेज पे गया और आपके पेज को फॉलो भी किया और कुछ मैंने वीडियो देखने की कोशिश की, क्या क्या आपने कार्यक्रम किए। अभी मैं पूरे आपके वीडियो नहीं देख पाया हूं, लेकिन कुछ मैंने देखने की कोशिश की उस दौरान। तो जैसा कि अभी नीरजा जी कह रही थी कि आप जिस तरीके से भारतीय संस्कृति, ज्ञान, परंपरा और यहाँ की जो सभ्यता को एक बार फिर से लोगों के सामने नए स्वरूप में रखने की कोशिश कर रही हैं, वो निसंदेह जो है अद्भुत कार्य है। और इस कार्य को आगे आप करते रहिए। और जैसा कि आपने कहा कि आपने कार्य शुरू किया है, तो निसंदेह वो कारवां जो है ये बड़ा होता रहेगा, आपके साथ लोग जुड़ते रहेंगे। आपने जो काम शुरू किया है निसंदेह बहुत ही सराहनीय है और ये सार्थक, और मुझे लगता है कि बहुत सकारात्मक जो है पहल है आपकी, जो आपने शुरू की है। मुझे लगता है कि इस तरीके के कार्य करने की समाज को जरूरत है, और जितना किया जाए वो कम है। आप जो कर रही हैं उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आप करती रहिए। और आभार भी कि मैं आपने मतलब साहित्य की विधा के जो जानकार हैं उनके लोगों के साथ मुझे जो है बैठने का और मुझे बोलने का मौका मिला, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि आप कह रही थी कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, वर्चुअल प्लेटफॉर्म, कि देखिए इस काम को हम लोग बहुत आसानी से और बहुत अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं, और हमारी जो रीच है वो बहुत दूर दूर तक हो रही है। बहुत सारे लोग देख रहे हैं। जिन लोगों के पास अभी समय है लाइव देख रहे हैं, जिनके पास अभी समय नहीं है बाद में लोग देख रहे हैं। पहले हम लोग सोचा करते थे कि जैसे हमें ही किसी को जोड़ना होता था, कोई बहुत अच्छा विशेषज्ञ है, जानकार है ना, तो हमें सोचते थे कि कैसे उसको जोड़े, कैसे बुलाएं, बोलते हैं समय नहीं है, कल का रखिए, परसों का रखिए। उसी में एक बीच का समय निकलता है और उसी दौरान हम लोग आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म भी है और बहुत अच्छी आपकी पहल है। इसके लिए एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जी धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। और जिस तरह से आपने इतना ये प्रेरक संदेश और प्रेरक वाक्य हमारे लिए बोले ना, मैं उसके लिए वाकई आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ।